नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनके आर्टिकल्स के एनालिसिस तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम रोज कुछ ही बढ़िया आर्टिकल्स लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। हम सिर्फ वो आर्टिकल्स लाकर यहाँ डिस्कशन करते हैं, उनकी कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करने की यहाँ कोशिश की जाती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सीख भी सकते हैं कि बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को किस तरीके से एनालाइज करना है और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये आर्टिकल कह रहा है कि डेवलप्ड नेशंस लुक टू इंडिया अमिड लेबर क्रंच। जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं वहां पे उन्हें हो रहा है अभी लेबर क्रंच, और वो देख रहे हैं इंडिया की तरफ जहां पे हमारे पास क्या है, लेबर सरप्लस तो है, क्योंकि हम पूरी दुनिया को ऑलरेडी आप देखें तो अच्छा खासा लेबर सप्लाई करते हैं, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। या आप देखिए यहाँ पे कि आर्टिकल कह रहा है कि आफ्टर फोकसिंग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट्स द गवर्नमेंट इज नाउ इंक्रीजिंगली आइंग अग्रीमेंट्स विद डेवलप्ड नेशन टू सेंड skilled workers in construction, farm and manufacturing sectors। तो यहाँ पे सीधी बात है कि देखिए जितनी भी वहाँ की कंट्रीज हैं, यूरोपियन, अमेरिकन और बाहर की जितने भी देश हैं डेवलप्ड हैं, जो उन्हें चाहिए वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में, फार्म में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। यहाँ पे अब बहुत बड़ी कमी हो गई है। तो दिक्कत एक ये भी आती है कि इंडिया से यूजुअली जो बाहर लोग जाते हैं वो एमबीए करते हैं, एमएस करते हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं प्रोफेशनल्स। तो उनकी कमी अब उन्हें इतनी नहीं है जितनी अब कमी है ऐसे वर्कर्स की जो कंस्ट्रक्शन, फार्म और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हो। तो ये जो पैक्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन कंट्री के, इसकी वजह से, जैसे कि अभी एक एग्जांपल था इजराइल का, राइट, इजराइल ने अभी कहा था कि उन्हें ज़रूरत है काफ़ी सारे लोगों की, 10,000 के करीब लोगों की, और इंडिया ने शो किया इंटरेस्ट और वहाँ पे उन्होंने साइन किया एक अग्रीमेंट कि इंडियंस वहाँ पे काम करने जाएंगे। तो वैसे ही इसी कगार, मतलब इसी सिमिलरली ऐसा ही एग्रीमेंट होगा। अब जैसे ग्रीस ने अप्रोच किया इंडिया को कि हमें 10,000 सीजनल एग्रीकल्चरल वर्कर्स चाहिए। इटली ने कहा है कि वर्कर्स चाहिए टू स्टाफ म्युनिसिपल बॉडीज इन देयर एम्प्टिंग टाउन्स। तो इस तरीके की गवर्नमेंट जो है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज की हमें डायरेक्टली अप्रोच कर रही है। और वहां पे क्या है, एक तो राइजिंग लेबर कॉस्ट, और राइजिंग लेबर कॉस्ट का रीजन भी है कि बहुत ही कम है, एक काम है, ठीक है, आपको इंसान नहीं मिलेगा उसे करने के लिए, 5 काम के लिए एक इंसान है। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट इशू है, मिल भी नहीं रहा जल्दी से, वहां के लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। तो अब उन्हें ऐसी जगहों को ढूंढना है जहाँ पे लेबर सरप्लस है और लोग स्किल्ड भी हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक का काम बहुत अच्छे से आता है, कंस्ट्रक्शन में बहुत ही स्किल्ड है, अच्छे लेवल की हाई राइज बिल्डिंग्स में भी वो काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की हर चीज बना सकते हैं। तो ऐसे वर्कर्स की डिमांड तो और ज्यादा होगी यहाँ पे। तो वहां पे क्या इशू है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, स्पायरलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का बढ़ना, राइट, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया इन्फ्लेशन वहां बढ़ा है। और डेवलप्ड नेशन मेजर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं वर्कर्स का, जहां पे इंडिया ने अब अपना कदम जमाया है। इसकी वजह से हमारी बात साउथ कोरिया से भी हुई है, जहां पे इंडियन स्किल्ड एंड लो स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, जा चुके हैं। उसके अलावा अगर आप देखें इसराइल के साथ जो एग्रीमेंट हुई मई में, तो हमने कहा है कि हम 42,000 इंडियन वर्कर्स तक भी इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एस्टिमेटेड ये है, यहाँ पर एस्टिमेटेड नंबर है कि 10,000 इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर सेट टू बी हायर्ड इज नाउ एक्सपेक्टेड टू be 30,000 in the next few months। ये कहना है इजराइल बिल्डर्स एंड एसोसिएशन का। तो इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हमारा 10,000 इंडियंस को लेने का प्लान था कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, अब उन्होंने कहा कि वो 30,000 को लेंगे। इनका प्लान इतना ज्यादा आप कह सकते हैं एक्सपैंड हो गया यहाँ पे। तो आईबी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका कहना है कि ये बिगिन होगा 10 से 15 दिन लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसका, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और प्रोसेस होगा दिल्ली में और चेन्नई में दिसंबर 27 दिसंबर 2023 से। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि स्टेट गवर्नमेंट्स ये स्क्रीनिंग प्रोसेस का पार्ट होंगी, और ये होगा थर्ड पार्टी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। तो इजराइल हमास वॉर होने से पहले 18,000 इंडियंस थे इजराइल में, ठीक है, प्राइमरली केयर गिवर्स थे फ्रॉम केरला, एम्प्लॉयड बाय इजरायली एल्डर्स। तो वहां पे जो बूढ़े लोग हैं उन्होंने इन्हें एम्प्लॉय किया हुआ था, ये केयर टेकर्स से, केयर गिवर्स से फ्रॉम केरला। लेकिन अब जो डिमांड है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड है, जहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है, और बल्क में यहाँ हायरिंग हो रही है। तो क्योंकि वॉर भी बढ़ रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो कंट्री
अभी दूसरी तरफ एक्सपेंशन के लिए देख रही है। वो चाहती है कि फॉरेन वर्कर्स को तुरंत से लाया जाए और 90,000 जॉब जो कि पहले पैलेस्टीनियंस कर रहे थे इजराइल में, अब वो दूसरी कंट्रीज के लोगों को दी जाए, और उनमें से इंडियंस जो है उनकी टॉप पिक है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए कंस्ट्रक्शन में 30,000 हायर करने का प्लान है उनका, तो 90,000 जो वेकेंट होनी है जॉब, उसमें 30,000 तो ये इंडियंस को ही लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा लास्ट वीक इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को कि कोई डिस्कशन नहीं हुआ है इजराइल इस पॉसिबल रिप्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विद इंडिया। तो ऐसा कोई फॉर्मल कंस्ट्रक्ट ये अग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, ये डिस्कशन कि हाँ आप हमारे पैलेस्टीनियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इनको रिप्लेस करके हम इंडिया को ला रहे हैं। ये इजराइल का अपना जो है, आप कह सकते हैं इनके अपने पर्सनल डिस्कशंस होंगे, प्राइवेट डिस्कशंस जो उन्होंने खुद प्लान किए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंडियंस को हायर कर रहे हैं 30,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, इट सीम्स वेरी ऑब्वियस कि ये रिप्लेस इन्हें करेंगे। बट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐसी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो कि हमें क्यों हायर करना है। गवर्नमेंट को वो यही कहेंगे कि हाँ हमें इंडियन वर्कर्स चाहिए, इतना बताने की जरूरत नहीं कि हम किसको निकालने वाले हैं और किसको हटाने वाले हैं। बट द गवर्नमेंट वांट्स टू स्प्रेड द बेनिफिट्स टू अदर स्टेट्स and is engaged in Ministry of Skill Development through schemes such as प्रवासी कौशल विकास योजना। तो इस योजना के तहत गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ एक दो स्टेट से ही सारे वर्कर्स नहीं चले जाए, जैसे कि अभी सिलेक्शन प्रोसेस जो हो रहा है इजराइल का, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आप देखिए दिल्ली में और चेन्नई में। गवर्नमेंट चाहती है कि हर स्टेट में इक्वली ये अपॉर्चुनिटी लोगों को मिले, तो इसीलिए ये जो स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की, इनके थ्रू दूसरे स्टेट से भी अभी एंगेजमेंट की जा रही है कि बाकी सारे स्टेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने वर्कर्स को जागरूक करें कि आप यहाँ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपको काम आता है अच्छे से। तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड कैंडिडेट ट्रेनिंग ये इंप्लीमेंट करेंगे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स में, ठीक है, जो कि पार्ट होगा प्रोस्पेक्टिव हायर का व्हेन फॉरेन नेशन सीक इंडियन वर्कर्स। तो SIIC स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा कैंडिडेट्स को, और जब भी फॉरेन कंट्रीज गवर्नमेंट से डायरेक्टली हमारे इंटरेक्ट करेगी इन चीजों वर्कर्स के बारे में, तो वहां से आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा वो 30 SIICs सेटअप करने वाली है 2023-24 के बजट में, और ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन देंगे इंडियन वर्कफोर्स को जो कीन है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए सिलेक्ट सेक्टर्स में और जॉब रोल्स में, जहां पे इनलाइन रहेगा ये विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये दो SIIC अभी कहाँ हैं, ये एक तो वाराणसी में और एक आया है ये भुवनेश्वर में, तो उड़ीसा में। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से अगर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हमारे स्किल्ड वर्कर्स को, तो बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है इंडिया के पास, राइट। और हमारे पास सरप्लस लेबर है जो अभी इंडिया में शायद उस वेज पे तो वो काम नहीं करेंगे जो बाहर जाके कर पाएंगे अच्छे वेजेस पे, और हमारा आप देखिए रेमिटेंस भी बहुत बढ़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, जो हमारे डॉलर रिजर्व्स हैं वो अच्छे खासे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपनी फैमिली को डॉलर्स में पैसा इंडिया भेजेंगे, तो इंडिया के पास अच्छा इनफ्लो आएगा किसका, डॉलर का, राइट। तो ये एक आप कह सकते हैं म्यूचुअल बेनिफिट है यहाँ पे। और प्लस आप ये देखिए हमारे जो एम्प्लॉयमेंट लेबर सरप्लस भी जो है अभी सरप्लस में चल रहा है, ठीक है हमारा, तो ये भी थोड़ा कंट्रोल होगा। तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, राइट, एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनके पास डबल अपॉर्चुनिटीज है, अब्रॉड की भी इंडिया की भी, साथ ही साथ यहाँ पे अब जो लोग हैं उनके लिए भी स्पेस खाली होगा जो लेट्स से थोड़े से लो स्किल्ड हैं, क्योंकि हाई स्किल्ड वर्कर्स जाना चाहेंगे बाहर, तो लो स्किल्ड है उन्हें इंडिया में अच्छे और काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो भी हाई स्किल में आ जाएंगे। तो ग्रीक पार्लियामेंट ने अप्रूव किया एक अमेंडमेंट अपने लॉ में जो कि अलाउ करेगा नॉट अलाउ which will now allow illegal migrants in the country to receive 3-year residential work permits for jobs in certain sector। ये तो बहुत ही आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल लॉ होगा ग्रीस में भी, अगर उनका इस तरीके का लॉ है कि इलीगल जो आए हैं, इलीगली आए हैं, ठीक है, वहां पे उन्हें भी वो 3 साल का रेसिडेंसी देके उन्हें वर्क परमिट दे देंगे। इट इज नॉट द इजीएस्ट ऑफ चॉइसेस, बट रियल शॉर्टेज है ग्रीस में भी वर्कर्स का, और इन जॉब्स को फिल करने का एक ही तरीका है कि आप बायलैटरल एग्रीमेंट करें, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दे लीगल वर्कर्स को कंट्रीज लाइक इंडिया एन मास, मतलब बल्क में, ये डिप्लोमेटिक सोर्स का कहना है। तो लास्ट ईयर कंट्री ने साइन अप किए थे सिमिलर एग्रीमेंट विद इजिप्ट, ठीक है, और वियतनाम जैसी कंट्रीज और फिलीपींस जैसी कंट्रीज में भी, अगर आप इंडोनेशिया भी देखें तो वहां पे लेबर सरप्लस है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज है ये इसका फायदा उठाना चाहेंगी, और
3 ईयर की रेसिडेंसी या कुछ इस तरीके का वीज़ा सेटअप बनाएगी कि जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, सब जाएं और वहां पर काम कर पाएं बेफिक्र होके, विदाउट एनी, आप कह सकते हैं कि किसी झंझट में पड़े। क्योंकि देखिए स्कैम्स बहुत होते हैं, जितने भी काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जो लोगों से पैसा लेती है, लेबर से पैसा लेती है और उन्हें बाहर भेजने का वादा करती है और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी सॉल्व होते हुए यहाँ पे हमें दिखेंगे। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये है ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन। अब ये है ये कोई आर्टिकल आप देख रहे हैं कि एक पर्सनल, इसमें ओपिनियंस भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए ये आर्टिकल दिया हुआ है ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन के बारे में और शिपिंग रूट्स के बारे में, और ये है एक एडिटोरियल आर्टिकल। तो आज हम एक एडिटोरियल आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे जो हम यूजुअली नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इसे डिस्कस करें। 2 अनरिलेटेड इवेंट्स है, ठीक है, दुनिया के अलग अलग पार्ट में, और एक चीज पर आ रही है, वो एक कॉमन चीज पर आ रही है। तो 2 अलग इवेंट्स हैं, ठीक है, और वो दोनों एक जगह पर आ रही हैं, ठीक है। इनका इम्पैक्ट क्या है, ये एक तो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और दूसरा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो क्लाइमेट, ठीक है, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस मतलब क्या हो गया, वॉर, राइट। वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं। तो ये यहां पर कहां पर आ रहे हैं, क्या है ये, दे हैव पोटेंशियल टू सेवियरली इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड एंड शिपिंग। ये इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे शिपिंग इंडस्ट्री को, शिपिंग और ग्लोबल ट्रेड। कैसे, आइए जानते हैं। तो 2 कॉन्टिनेंटल शिपिंग पैसेजेस हैं। शिपिंग पैसेजेस मतलब जहां से हमारे सारे जो ट्रेड कंडक्ट होते हैं वो यहीं से होते हैं। सुएज और पैनामा कैनाल बहुत ही फेमस है, सुएज कैनाल तो आप सबको वैसे भी पता ही होगा। और यहाँ पे बहुत बड़े ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं इस वक्त ट्रेड ट्रैफिक को लेकर। तो सारे ट्रेड जो हैं, जितनी भी कंपनीज है ग्लोबली जो आप कह सकते हैं कैरी करती हैं सारा कार्गो, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है सब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शंस। इन दोनों मेन, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये हाईवे हैं, मेन कॉरिडोर्स। और यहाँ पे क्या हुआ, कंसर्न्स आ गए अबाउट सप्लाई चेन मूव्स एंड रिस्क टू ग्लोबल इकोनॉमी। क्योंकि अब हर कंट्री दूसरे कंट्री पे किसी ना किसी सामान के लिए डिपेंडेंट है। मेडिसिन हो गए, इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज से होती हैं चीजें, राइट, स्पेशली उनके लिए फूड हो गया। तो अमिड द रिस्क ऑफ अटैक्स बाय हूथी रिबल्स फ्रॉम यमन। अब यहाँ पे यमन में आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे, और अच्छे खासे चल रहे हैं, और ये हूथी रेबल्स हैं, ये परेशान कर रहे हैं हमारे सारे जो कंटेनर्स हैं और जो भी हमारे शिप्स हैं उन्हें। तो इन्होंने अटैक किया है इन रिस्पॉन्स टू वॉर इन गाजा। अब गाजा में वॉर चल रही है, तो ये यहाँ समुद्र में अटैक कर रहे हैं। मेजर शिपिंग कंपनीज ने अनाउंस किया कि वो अब वेसल्स को रीराउट करेंगे, अब लेकर ही नहीं जाएंगे उस रास्ते से, ठीक है। अब वो स्विस कैनाल को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, और रेड सी को भी नहीं करेंगे। इंस्टेड ये केप ऑफ गुड होप, ये एक पोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से अपने सारे शिप्स को रीराउट करेंगे। ये टाइम ज्यादा लेगा, इट इज मच लॉन्गर बट अ सेफर राउट। तो टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन इट इज सेफ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बाय यूएस सेंट्रल कमांड, यहां पे करीब करीब 15 अटैक हो चुके हैं कमर्शियल शिपिंग वेसल्स पे बाय हूथी रेबल्स। शिपिंग वेसल्स क्या हो गए, हमारे जो बड़े कंटेनर शिप्स आपको दिखते हैं, राइट, काफी बड़े साइज के होते हैं, काफी बड़ा आप कह सकते हैं ये सामान, काफी ज्यादा लोड्स ऑफ सामान ये लेकर जाते हैं, जो हम हजारों गाड़ियां जा रही होती हैं इनमें, इतने बड़े होते हैं ये। तो एन इंडियन फ्लैग शिप कैरिंग क्रूड ऑयल वाज अटैक्ड। क्रूड ऑयल के शिप को इन्होंने अटैक कर दिया था जो इंडियन फ्लैग कैरी कर रहा था। तो ये जो टर्मियल है, टर्मियल मतलब इस वक्त जो उतार चढ़ाव है रेड सी में, ये प्रैक्टिकली रेंडर कर सकता है सुएज कैनाल को अनयूजेबल बना सकता है सुएज कैनाल को। ऐसा रूट है सुएज कैनाल जहां से ग्लोबली 12% ट्रेड यहीं से होती है। तो 12% ग्लोबल ट्रेड मतलब बहुत बड़ा शेयर है ये, ठीक है। एंड अराउंड 20% ऑफ इंडियाज ट्रेड फ्लोज, इंडिया का 20% ट्रेड फ्लो यहीं से है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप ये सोचिए, और इंडिया को कितना फर्क पड़ सकता है इससे, एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट दोनों में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब जब लंबे रास्ते से जाएंगे तो जो फ्रेट और शिपिंग कॉस्ट है, फ्रेट मतलब जो भी आप पैसे देते हैं, जैसे कुरियर वाले को देते हैं, राइट, शिपिंग के लेने भी देते हैं, उसे हम फ्रेट कहते हैं, और शिपिंग कॉस्ट ये इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स दोनों एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ओशन फ्रेट रेट जो है, फॉर इंस्टेंस शंघाई और यूके के बीच में $2,400 से 10,000 हो चुका है फॉर अ 40 फुट कंटेनर इन जस्ट अ वीक। एक हफ्ते में आप देखिए
गुना के करीब बढ़ चुका है, 4 गुना बढ़ चुका है, अगर टू बी एग्जैक्ट 4x इंक्रीमेंट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो वेसल्स जो हैं ये स्टिल ऑपरेट कर रहे हैं इस रूट पे, इन्हें बहुत एक्सॉर्बिटेंटली हाई वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। तो आप जब भी वेसल में कुछ भी ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका आप इंश्योरेंस भी कराते हैं, राइट, क्योंकि आप हजारों करोड़ का सामान लेके जा रहे हैं। तो हजारों करोड़ का जब सामान जा रहा है आपके पास, तो इंश्योरेंस चाहिए, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कंपनीज ने बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि आप हाई वॉर रिस्क प्रीमियम हम चार्ज करेंगे। आप ऐसी जगह से जा रहे हो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जहां पे अटैक्स हो रहे हैं लगातार, तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, तो कॉस्ट वहां भी बढ़ गया। तो कंटिन्यूड टेंशन जो है सराउंडिंग द गल्फ ऑफ एडन कैन इम्पैक्ट इंडियाज ट्रेड फ्लो। गल्फ ऑफ एडन के पास जितने भी कंटिन्यू टेंशन हैं, जो लगातार टेंशन चल रही हैं ग्रुप्स के बीच में, इसकी वजह से इंडिया का ट्रेड फ्लो काफी बिगड़ सकता है। ऑयल इंपोर्ट्स के केस में आप देखें, प्राइसेस थोड़े बड़े हैं, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग है अभी भी। इंडिया सोर्स करता है ऑयल मेनली फ्रॉम वेस्ट एशिया, और इसे शिप किया जाता है पर्शियन गल्फ से एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि शिपिंग ट्रैफिक जो है यहाँ पे क्राइसिस आया है फ्रॉम सुएज कैनाल। 2 साल पहले दुनिया का जो लार्जेस्ट कंटेनर शिप्स थे वो साइडवेज फंस गए थे, आपने भी सुना होगा, काफी टाइम लगा था उन्हें हटाने में। ठीक है, जिसकी वजह से एशिया और यूरोप का जो ट्रेड है ये हॉल्ट पे आ गया था। आई थिंक मुझे ढंग से नाम नहीं याद है, शायद एवरग्रीन नाम था या कुछ, एंड वो काफी दिन तक फंसा रह गया था वर्टिकली। तो कैनाल जो है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, और एक कंटेनर शिप ऐसे इस तरीके से फंस गया था यहाँ पे, तो इसे निकालने में काफी टाइम लगा था हमें। पैनामा कैनाल एक अनदर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, इसे भी ये भी इम्पैक्ट हो गया ड्राउट कंडीशन से। वहां पे सूखा पड़ गया है नदी में पानी का लेवल इतना कम है क्योंकि एल नीनो इफेक्ट था इसकी वजह से, कि अब वहां से भी ट्रेड इतने बल्क में शिप्स नहीं जा सकते। इट इज कंप्लीटली रिलायंट ऑन फ्रेश वाटर फ्रॉम नियर बाय लेक्स, राइट, ये नियर बाय लेक्स पे रिलाई करता है, और कैन नॉट रन ऑन ओशन वाटर बिकॉज इट लाइज अबव सी लेवल। तो पैनामा कैनाल के बारे में आपको क्या पता चला कि ये सी लेवल से ऊपर है। तो ये जो सी लेवल है इससे ये ऊपर है, तो इसमें फ्रेश वाटर लेक से पानी आता है, ओशन का पानी इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि ये सी लेवल से ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब एल नीनो, ठीक है, एक वेदर फिनोमेना है, एल नीनो की वजह से ये अब यहाँ पड़ गया सूखा, तो यहाँ से भी शिप्स नहीं जा पा रही। तो यहाँ पे काफी दिक्कतें हो रही हैं, और देखिए क्या क्या रीजंस हैं, कितने आप कह सकते हैं दूर दूर के रीजंस हैं कहीं कहीं। तो गिवन द डिसरप्शन ऑन द शिपिंग रूट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि इट इज क्रिटिकली ऑफ द हैंडफुल ऑफ सो कॉल्ड चोक पॉइंट्स अपॉन द ग्लोबल ट्रेड एंड नेविगेशन डिपेंड। तो पूरा ग्लोबल ट्रेड और नेविगेशन अब ये जो चोक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कुछ लोगों ने परेशान करा, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इस टाइम पे क्या होता है। एंड दिस टाइम इट इज द सुएज कैनाल, बट अदर चोक पॉइंट्स कैन आल्सो बिकम वल्नरेबल। तो इस टाइम सिर्फ सुएज कैनाल पे ऐसा हुआ है, लेकिन और भी जो चोक पॉइंट्स है जहां पे ट्रेड को रोका जा सकता है, जो रास्ते हैं वहां पे ऐसे और टेंशंस और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट आए और वो भी बंद हो जाए। तो इससे बहुत बड़ी समस्या आ सकती है ग्लोबली सप्लाई चेन पे, फ्रेट और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कॉस्ट ऑफ शिपिंग और ज़्यादा बढ़ सकता है, इसकी वजह से हमारे इंपोर्ट और कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फर्क पड़ेगा, जो भी कंपनीज अभी इंपोर्ट कर रही होंगी। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, विद नो शॉर्ट टर्म एंड टू द अटैक्स इनसाइड एंड रिवर्सिंग क्लाइमेट चेंज बीइंग अ स्लो प्रोसेस, दोनों प्रॉब्लम दे डू नॉट हैव एनी इजी और इमीडिएट सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि पैनामा कैनाल में तो प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज का है, राइट, सूखा पड़ गया, एल नीनो इफेक्ट आया, तो पानी ही नहीं है, तो शिप्स कहाँ से जाएंगी, ज्यादा पानी नहीं है तो। और दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ, वो है कॉन्फ्लिक्ट गाजा इजराइल, जिसकी वजह से हूथी रेबल्स ने अटैक करना शुरू कर दिया है वेसल पे। तो ये दोनों को तुरंत सॉल्व करना इट वोंट बी इजी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।